स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। हम यहाँ सत्य घटनाओं से आधारित कहानियाँ दिखा रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखी हुई ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करके हमें अपनी कहानी बता सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। जब पोते ने अपनी दादी के लिए उठाया ऐसा कदम। सरला जी रसोई में बर्तन साफ कर रही थी कि अचानक उन्हें चक्कर आया और वो नीचे जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्होंने सोचा, कुछ देर आराम कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद बर्तन साफ कर लूंगी। यह सोचकर वो अपने कमरे में चली गई और चारपाई पर लेट गई। अभी उन्हें लेटे हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि उनकी बहू रीटा चिल्लाती हुई उनके कमरे में आई और बोली, जब देखो महारानी को आराम करने की लगी रहती है। ये नहीं कि अभी इतना काम पड़ा है वो कर ले। इतनी क्या जल्दी लगी थी लेटने की? कुछ हाथ पैर चलाती रहोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। चलो खड़े होकर वो बर्तन साफ कर लो, फिर कपड़े भी धोने हैं। पर बहू, मुझे अचानक बहुत तेज चक्कर आया और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं कुछ देर आराम करने के लिए आ गई। बहुत भूख लगी है बेटा, पहले थोड़ा खाना दे दो। जब देखो आराम करने का बहाना चाहिए बस। खाना बाद में मिलेगा, पहले सारा काम तो निपटा लो। अब इसके आगे मुझे कुछ और नहीं सुनना है, बस। और वो लगभग बाजू से पकड़ते हुए उन्हें घसीटते हुए उठाने लगी। सरला जी चुपचाप उठकर बर्तन साफ करके कपड़े धोने चली गई। जैसे तैसे करके उन्होंने कपड़े भी धो डाले। फिर वो अपनी बहू के पास आकर बोली, बेटा, मैंने सारा काम कर दिया है, बड़ी भूख लगी है, अब तो खाना दे दो। अभी आराम करने के लिए लेटी थी, पर नहीं, ये बुढ़िया कभी मुझे चैन से नहीं जीने देगी। वहीं रसोई में पड़ा होगा, खाना लेकर खा लो। सरला जी चुपचाप रसोई में खाना लेने चली गई। वहां जाकर देखा तो बस 2 रोटियां बची थी, वो भी रूखी सूखी। सब्जी बची नहीं थी। उन्होंने सोचा 2 रोटी थोड़े से दूध के साथ खा लेती हूँ, गले से नीचे उतारनी आसान हो जाएगी। पर फिर उनको कुछ रोज पहले की वो घटना याद आ गई। सरला जी ने खुद से आधा गिलास दूध रोटी के साथ खाने के लिए ले लिया था। जब रीटा ने उनके गिलास में दूध देखा तो वो आग बबूला हो गई। बुढ़ापे में आदमी का खाना पीना छूट जाता है, लेकिन ये जब देखो चटकारे ले लेकर दूध पीती रहती है। ये नहीं कि घर में बच्चा है वो पी लेगा। कितनी महंगाई हो गई है आजकल, पर इन्हें किसी के बारे में नहीं सोचना, बस अपनी पड़ी है। इतना कहते हुए रीटा अपने कमरे में चली गई। अब हालत यह थी कि ना तो सरला जी उस दूध को रख पा रही थी और ना ही वो उनके गले से नीचे उतर रहा था। जैसे तैसे करके उन्होंने रोटियां खा ली थी। फिर वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी थी। ये घटना याद आते ही सरला जी ने सोचा, पानी के साथ ही रोटियां खा लूंगी। उन्होंने पानी का एक गिलास भरा और खाना खाने बैठ गई कि तभी उनके बचपन की सखी रमा दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। सरला, अरे ओ सरला, कहाँ हो? आजा, बैठ जा रमा, खाना खा रही हूँ। जब रमा ने सरला जी को देखा कि वो पानी के साथ रोटी खा रही हैं, तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। दरअसल रमा सरला जी की बहू रीटा के व्यवहार को अच्छे से जानती थी। रमा सरला जी से बोली, सरला, तेरी बहू तुझे कुछ भी कहे तो उसका विरोध क्यों नहीं करती? कब तक यूं ही दुख तकलीफ झेलती रहेगी? सरला जी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो बोली, अरे रमा, जीने की इच्छा ही कहाँ बची है? कुछ दिन बचे हैं, जैसे तैसे करके काट लूंगी।
क्या पता कब भगवान का बुलावा आ जाए। सरला, कभी तो अपने लिए जीना सीख। कभी सुख तेरे जीवन में आया भी है? सारी उम्र तूने ऐसे ही दुखों में निकाल दी। कम से कम अपनी जिंदगी का आखिरी समय तो सुख से काट ले। किसके सहारे काटूं रमा? बेटा अच्छे से जानता है बहू के व्यवहार को, पर वो भी कुछ नहीं कहता। पोता है जिससे थोड़ा प्यार मिल जाता है। बेटे का तो इन्होंने आना ही बंद कर दिया। और सच कहूं तो अब मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी यहाँ आकर जलील हो। कम से कम वहां इज्जत से तो रहेगी। मेरा क्या है, कुछ दिन बचे हैं। सरला जी एक बेहद सरल स्वभाव की महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। पति जवानी में ही सरला जी को विधवा करके दुनिया को अलविदा कह गए थे और 2 बच्चों की जिम्मेदारी सरला जी के कंधों पर आ गई। सरला जी ने जैसे तैसे नौकरी करके अपने बच्चों को पाला। जब तक उनकी तनख्वाह आती थी तब तक तो फिर भी सही था, पर रिटायर होने के बाद बेटे बहू ने उनको घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। रिटायर होने के बाद रीटा ने काम वाले को हटा दिया था और सारा काम करने की जिम्मेदारी अब सरला जी के ऊपर आ गई थी। पहले तो थोड़ा बहुत काम रीटा कर लिया करती थी, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद तो जैसे उसे फुल टाइम मेड मिल गई थी। अब सरला जी अपने बेटे से बहू की शिकायत करती तो बेटा कहता, माँ हमें घर में सफाई पसंद है और नौकरानी अच्छे से काम नहीं करती थी, इसलिए उसे हटा दिया। और माँ थोड़ा बहुत हाथ पांव चला लोगी तो क्या घट जाएगा, पूरा दिन फिर आपको खाली ही तो रहना है। फिर सरला जी ने कभी कोई शिकायत बेटे से नहीं की। सरला जी की एक नातिन थी मीनू, जो वहीं अपनी नानी के पास रहती थी। जब तक मीनू थी सरला जी पर काम का भार ज्यादा नहीं था। बहू तो वैसा ही व्यवहार करती थी, पर मीनू सरला जी का हाथ बटा दिया करती थी और उनका दुख दर्द भी बांट लेती थी। मीनू की शादी हो जाने के बाद तो सरला जी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनका एक पोता भी था विनय, जो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, पर रीटा उसको अपनी दादी के पास कम ही आने देती थी। वो जैसे तैसे छुप छुपा के अपनी दादी के पास आकर बैठ जाता और उनसे कहानियां सुनता। सरला जी भी अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। वो अपनी माँ को जब अपनी दादी के साथ बुरा व्यवहार करते देखता तो उन्हें रोक देता, लेकिन अब वो पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था, किसी दूसरे शहर में। तो अब रीटा को रोकने वाला कोई नहीं था। एक दिन उनके फोन पर फोन आया। सरला जी ने फोन उठाया तो उधर से उनका पोता विनय बोल रहा था, दादी, मेरी प्यारी दादी, आपको एक खुशखबरी देनी है। गैस करो खुशखबरी क्या हो सकती है। क्या बात है विनय, बड़ा खुश लग रहा है। नौकरी लग गई क्या तेरी? हाँ दादी, और ये खुशखबरी देने के लिए सबसे पहले मैंने आपके पास फोन किया है। खुश रह बेटा, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। घर कब आ रहा है? बस बहुत जल्द दादी। अच्छा दादी, अब मैं मम्मी पापा के पास भी फोन कर देता हूँ। हाँ बेटा, उन्हें भी ये खुशखबरी सुना दे। ओके दादी, ध्यान रखना अपना, मैं जल्दी आऊँगा। इतना कहकर विनय फोन रख देता है। कुछ दिन बाद विनय घर आता है। विनय की नौकरी लगने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। सरकारी नौकरी लगते ही विनय के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। विनय के लिए सबको एक लड़की पसंद आ गई थी। सलोनी दिखने में तो सुंदर थी ही, पर समझदार उससे कहीं ज्यादा थी। बड़ी ही धूमधाम से विनय और सलोनी की शादी कर दी जाती है। रमा जी ने सोचा था कि सलोनी के आने के बाद शायद सरला जी की स्थिति कुछ सुधरेगी, पर रीटा कहाँ सुधरने वाली थी। सलोनी अपनी दादी सास के साथ बुरा व्यवहार होते देखती तो वो रीटा को समझाने की कोशिश करती, पर रीटा उसे आंखें दिखाकर चुप करा देती।
सलोनी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शादी को 1 महीना बीत चुका था। विनय अपनी ड्यूटी पर वापस लौट चुका था, पर सलोनी यहीं अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी, क्योंकि विनय दूसरे शहर में अच्छी जगह अभी रहने का इंतजाम नहीं कर पाया था। एक दिन सरला जी अपनी बेटी से फोन पर बातें कर रही थी। उधर से बेटी पूछ रही थी, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? माँ, आपकी बहुत याद आती है। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आती है बेटा, पर कोई बात नहीं, यहाँ आने का भी क्या फायदा जब बदले में तुम्हें बेइज्जती ही मिलनी है। तुम वहाँ खुश रहो बेटा, मैं इसी में खुश हूँ। पर सच कहूँ बेटा, मैं अब थक चुकी हूँ, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। अगर बेटे बहू के खिलाफ कोई एक्शन लूँ तो इससे हमारे ही परिवार की बदनामी होगी। फिर यही सोचकर खुद को दिलासा दे लेती हूँ कि मेरी जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं। पर अगर मैंने कोई कदम उठाया तो ये कलंक हमेशा के लिए हमारे परिवार पर लग जाएगा। यही सोचकर मैं चुप बैठी रहती हूँ। उनकी ये बातें रीटा सुन लेती है। वो गुस्से में अपनी सास पर चिल्लाती हुई कहती है, और तो कोई काम है नहीं तुम्हें, यहाँ बैठकर अपनी बेटी के साथ हमारी चुगली करने लग जाती हो। और क्या कह रही थी, कार्रवाई करोगी? यही सब बातें सिखाती हैं तुम्हारी बेटी तुम्हें? मुझे तो पहले से ही पता था, तभी उसका मैंने यहाँ आना बंद किया था। घर में कलेश होता देख सरला जी ने फोन रख दिया कि कहीं उनकी बेटी को उनकी बहू के इतने कड़वे शब्द सुनकर और दुख ना पहुंचे। रीटा ने गुस्से में सरला जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें हिलाते हुए बोली, ज्यादा होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है। सब जानती हूं मैं तुम माँ बेटियों को। यहाँ बैठे बैठे हमारे खिलाफ साजिश रचती रहती हो। जब तुझे रोटी नहीं मिलेगी ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अब सड़ो यहीं। इतना कहकर वो गुस्से से चारपाई पर धक्का देते हुए चली जाती है। सरला जी वहां बैठी बैठी आंसू बहा रही थी। सलोनी ने जब यह सब देखा तो वो तुरंत दादी के पास आई और दादी को पानी पिलाया। फिर बोली, दादी आप रोइए मत। मम्मी जी आपके साथ ऐसा क्यों करती हैं? और कोई मम्मी जी को यहाँ रोक क्यों नहीं पाता? सरला जी कुछ नहीं कह पाती, बस आंखों में आंसू लिए सलोनी के सिर पर हाथ रख देती हैं और कहती हैं, बेटा तुम मेरी फिक्र मत कर, अब जल्दी यहाँ से जा। अगर उसने तुझे यहाँ देख लिया तो जाने तेरे साथ क्या करेगी। उसी रात सलोनी ने विनय से फोन पर बातें करते हुए कहा, विनय, मम्मी जी दादी के साथ ठीक से पेश नहीं आती, वो उन्हें तंग करती हैं। मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ पर वो मुझे ही गुस्सा करने लगती हैं। कुछ करो विनय, मुझसे दादी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। तो विनय बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ सलोनी, एक बार अगर यहाँ घर मिल जाए तो हम दादी को अपने साथ ले आएंगे। मैंने उन्हें शुरू से देखा है, दादी ने बहुत दुख सहे हैं, पर मम्मी के आगे किसी की नहीं चल पाती। हाँ विनय, तुम जल्दी से वहां घर देख लो, फिर दादी को हम अपने साथ ले चलेंगे। 15 दिन बाद विनय घर आता है और अपने मम्मी पापा को बताता है कि मैं सलोनी को लेकर शहर जा रहा हूँ और हमारे साथ दादी भी जाएंगी। यह सुनते ही रीटा भड़क जाती है। वो कहती है, तुम पागल हो गए हो विनय, वो वहां क्या करेगी? माँ, मैंने आपसे पूछा नहीं, आपको बताया है कि दादी को मैं अपने साथ ले जाने वाला हूँ। और बेटा आप लोग यहीं रहिए। आपने जो दादी के साथ किया है उन कर्मों की सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। आप यहीं रहिए अकेले, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं अपनी दादी के साथ रहूंगा। इतना कहकर विनय अपने कमरे में चला जाता है। रीटा यह सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे उसका बेटा उसके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा था। अगले दिन विनय सलोनी और दादी का सामान पैक करवाकर उनको अपने साथ
अपने शहर ले आता है। दोनों दादी को बड़े ही प्यार से घर के अंदर ले आते हैं। सलोनी दादी का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। दादी भी बच्चों के साथ खुश थी, पर कहीं ना कहीं अपनी बेटी से मिलने की इच्छा मन में आते ही वो उदास हो जाती थी। एक दिन विनय ने अपनी दादी को अपनी बुआ से बात करते हुए सुना। सरला जी कह रही थी, बेटा, बच्चे मुझे यहाँ अपने साथ ले आए हैं। वैसे तो दोनों मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मैं बहुत खुश भी हूँ, पर कई बार तुम्हारी बहुत याद आती है। विनय अपनी दादी और बुआ की बातें सुन लेता है। अगले दिन वो सलोनी के साथ मिलकर कुछ प्लान करता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। सलोनी आज रसोई में कई तरह के स्वादिष्ट पकवान तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी आकर रुकती है और सलोनी दादी की आंखें बंद करके उन्हें बाहर ले आती है। तब तक विनय अपनी बुआ को अंदर ला चुका था। सरला जी कहती हैं, अरे बेटा, आंखों पर क्यों हाथ लगा लिए? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चोट लग जाएगी। दादी, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। इस उम्र में क्या सरप्राइज दे रही है पगली? ये उम्र कोई सरप्राइज लेने की थोड़ी ना है। तुमने तो वैसे ही मुझे अपना प्यार देकर मेरी जिंदगी संवार दी है। तभी विनय की बुआ जी अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। विनय की बुआ इतने सालों बाद अपनी माँ को देखती है तो उसे रोना आ जाता है। वो आंखों में आंसू भरकर सरला जी को जैसे ही माँ कहकर पुकारती है, सलोनी उनकी आंखों से हाथ हटा लेती है। सरला जी अपनी बेटी को यूं अचानक सामने देख उसके गले लगकर रोने लग जाती हैं। तू यहाँ कैसे बेटा? माँ, विनय का सुबह ही फोन आया, बोला बुआ मैं आपको लेने आ रहा हूँ। दादी को कुछ मत बताइएगा, उनके लिए सरप्राइज है, और ये मुझे यहाँ आपके पास लेकर आ गया। दादी ने विनय को गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, अपनी दादी से बात छुपाने लग गया। विनय दांत से जेब दबाते हुए, दादी सरप्राइज देना था ना। फिर वहां सभी हंसने लग जाते हैं। आज सरला जी बहुत खुश थी। अब उनके जीवन को विनय और सलोनी ने खुशियों से भर दिया था। सरला जी के मन से दोनों बच्चों के लिए ढेरों आशीर्वाद निकल रहे थे और सरला जी बार बार ऊपर की तरफ हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ रीटा वही अकेलापन और दर्द अपनी जिंदगी में महसूस कर रही थी जो उसने सरला जी को दिया था। सही कहा है किसी ने, आप जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।